नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि संविधान सभा क्या है, वो कैसे बन के तैयार हुई और किस प्रकार उसने संविधान का निर्माण किया। तो अपनी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान में जो प्रस्तावना दी हुई है वो प्रस्तावना क्या है, उसे संविधान में क्यों लाया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। जो हमारे संविधान के मूल आदर्श हैं, उन्हीं आदर्शों को जो है प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में दर्शाया गया है और इसी प्रस्तावना को भूमिका भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो जो संविधान सभा बन के तैयार हुई थी, उसी संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पर जो प्रस्तुत किया था और उसमें ये दिखाया गया था कि जो हमारा संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान बनने के अंत में जो है एक प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिकी संविधान से। अगर पूछे कि इसकी भाषा को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है अमेरिकी संविधान से। अगर बात करें इसकी भाषा की, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। तो वो होती है हम भारत के लोग। आपने पढ़ा भी होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो इसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है और ख़त्म होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। यानी संविधान बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और उसी दिन जो है संविधान में जो प्रस्तावना है उसको अपनाया गया था। अब बात करते हैं कि ये लागू कब हुआ। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बन के तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं कि जो प्रस्तावना में विभिन्न शब्द दिए हुए हैं उनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत क्या है? वो है जनता। अगर हमारे सिस्टम में सबसे ऊपर हम देखते हैं तो वो है संविधान। और संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? हम भारत के लोग यानी भारत की जनता से। तो संविधान का स्रोत क्या है? वो है जनता। अब देखते हैं इसकी प्रकृति को। ये जो 5 शब्द आप देख रहे हैं, इन्हीं 5 शब्दों में इसकी प्रकृति को दर्शाया गया है, इसकी प्रकृति या इसके स्वरूप को। तो सबसे पहला जो शब्द है उसको देखते हैं, वो है प्रभुत्व संपन्न। इसे हम संप्रभु भी बोल देते हैं। इसका अर्थ है कि जो हमारा देश है वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। वो अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द की बात करें तो हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ हुआ कि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होगा कि हमारे यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, व्यक्ति का अपना धर्म हो सकता है और राज्य उसमें सकारात्मक रूप से कहीं कहीं हस्तक्षेप कर सकता है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। और हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ यानी जहाँ पे जनता जो है सीधे शासन चलाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो शासन चलाते हैं। यानी हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का अर्थ हुआ कि जो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है यानी हमारा जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है राजतंत्र। यानी वहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख यानी जो वहाँ की महारानी है वो जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती। राजतंत्र यानी
जहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो ये 500 शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके उद्देश्य को। ये जो आप शब्द देख रहे हैं, इन्हीं शब्दों में इसके जो है उद्देश्य छुपे हुए हैं। तो चलिए इन शब्दों को हम अलग अलग देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला शब्द है न्याय। तो हमारी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। और दूसरा है आर्थिक। आर्थिक यानी आर्थिक असमानता के आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने, सरकारी दफ्तरों में जो प्रवेश करने की अनुमति होगी। तो हमारे यहाँ 3 तरह के न्याय की बात की गई है और इन तीनों शब्दों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन 3 शब्दों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। अगला है स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को जो है अपना विकास करने के लिए समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अगला है समता। समता यानी किसी भी व्यक्ति को जो है कोई अलग से विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। अगला है व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान में जो है इस बात की भी अच्छे से व्याख्या की गई है कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होगा, कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता यानी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि भौगोलिक और धार्मिक आधार पर जो है विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन उन विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारे राष्ट्र में एकता का प्रावधान है। और दूसरा है अखंडता। अखंडता शब्द का यहाँ अर्थ है कि हमारा जो देश है विभिन्न राज्यों में बंटा हुआ है, लेकिन उन राज्यों को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। हमारा जो देश है एक अखंड भारत है। अगला शब्द है बंधुता। बंधुता शब्द का यहाँ अर्थ हुआ भाईचारा। ये जो 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन 3 शब्दों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना में किन किन शब्दों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, तो वो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बंधुता यानी भाईचारा, और इसका वर्णन हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी किया गया है कि सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के सबको जो है भाईचारे की भावना से रहने की जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। अब देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं बेरुबारी विवाद 1960। बेरुबारी विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदलते हुए कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को पलट दिया। उसके बाद उसके 3 साल बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दं को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये तीनों शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे। तो अब देखते हैं कि कुछ विचारकों ने प्रस्तावना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये शब्द किसने कहे कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, तो वो कहे थे N.A. पालकीवाला ने। दूसरे हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। कहीं कहीं आपको पढ़ने में मिलेगा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का
संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलता है कि अनुच्छेद 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। यहाँ पे क्या, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो वो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी भी आदमी का नाम लिए बगैर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा, तो वो क्या है? प्रस्तावना। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिख के अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, तो वो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो वो उसका आंसर होगा प्रस्तावना, संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।